हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम क्लास 12th का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें हमने लिया है एमटीजी का सैम्पल पेपर। ये थोड़ा सा हार्ड होता है, तो आइए इसका हम सबसे पहला सैम्पल पेपर सॉल्व करते हैं। इस वीडियो में आपको जितने भी एमसीक्यूज़ हैं इनकी वीडियो एक साथ मिल जाएगी, और जो लॉन्ग आंसर हैं उनको मैं आपको धीरे धीरे कर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आइए देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, हम शॉर्टकट में ही करेंगे इस तरह से कि हम एक नंबर वाले क्वेश्चंस को कितनी जल्दी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है जैसे कॉस इनवर्स 1/2, जो कॉस की जो वैल्यू 1/2 होती है ये हमारे पास होती है π/3 पर प्लस 2 इंटू साइन की वैल्यू जो 1/2 होती है ये हमारे पास होती है π/6 पर प्लस 4 tan इनवर्स 1/√3। tan की वैल्यू जो 1/√3 होती है ये भी हमारे पास किस पर होती है, π/6 पर। अब सॉल्व करने से पहले इसको हम कैंसिल आउट कर लेते हैं। जैसे ये 2 से तो ये गया 3 पर, यहाँ हो जाएगा 2 2 4 और 2 3 6। इसको उतार लेते हैं, यह आएगा π/3 प्लस 2π/3। एलसीएम सबका ही हमारे पास 3 आ रहा है, तो ऊपर आ जाएगा पाई प्लस पाई प्लस 2π। ये हमारे पास हो जाएगा 4π/3। तो ये देखते हैं ये हमारे पास ऑप्शन कौन सा है, 4π/3। ये हमारे पास ऑप्शन सी है, तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा सी। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि एक मैट्रिक्स ए गिवन है और साथ ही साथ यहाँ पर लिखा हुआ है ए इजकल टू ए ट्रांसपोज। तो हमें बतानी है इनमें से कौन सी कंडीशन होगी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन में ए लिखना है। ए का मतलब ये मैट्रिक्स लिख देनी है 5x y0, और दूसरा इसका क्या करना है, ट्रांसपोज लिखना है। तो इसका जो ट्रांसपोज आएगा वो आएगा 5x और y0। अब कंडीशन के अनुसार क्योंकि दोनों इक्वल मैट्रिक्स है तो क्या कंडीशन आ जाएगी, x इजकल टू y। देखते हैं ऐसी कोई कंडीशन हमारे पास है। हाँ है, ये भी हमारे पास ऑप्शन सी में है। हम थोड़ा जल्दी ही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं जल्दी, ताकि हमारे पास ये सॉल्व हो सके आसानी से। अब क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो मुझे लिखना पड़ेगा। पहले इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में आपको नजर आ रहा है, हमें क्या फाइंड करना है, इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने ये लिख लिया। पहले हम ना सेकेंड और थर्ड मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स हमने ऐसे ही लिख दी 1x1, क्योंकि इसमें x आ रहा है ना, थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाएगी। कैसे करेंगे, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आ जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 4 और 3 3 9 हो जाएगा। अब सेकंड रो से कर रहे हैं तो सेकंड रो में ही लिखेंगे। ये आ जाएगा 4 प्लस 10 प्लस 18, और ये हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 15 इज इक्वल टू 0। 1x1 थोड़ा सा कैलकुलेट करके इसको लिख देते हैं। ये आ जाएगा 14, इधर हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 32, 15 और 3 8, 18 और 4 हो जाएगा 22 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर फिर दोबारा से रो की कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आ जाएगा हमारे पास 14 प्लस 32x प्लस 22 इज इक्वल टू 0, या फिर 32x प्लस इनको प्लस करेंगे तो ये आएगा 36 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम x की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा -32। 4 की टेबल से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये हो जाएगा 4 9 36 और 4 8 32। अब ये देखना होगा हमें ये ऑप्शन किस में नज़र आ रहा है। ये भी हमारे पास ऑप्शन सी में ही नज़र आ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है कि इफ़ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, हमारे पास 3 इक्वेशंस गिवन है, हैज़ नो सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अगर हमारे पास इन तीनों इक्वेशंस का या तो नो सॉल्यूशन हो या फिर क्या हो, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसे किससे करेंगे, हम इस क्वेश्चन को मैट्रिक्स मेथड से करेंगे सॉल्व, क्योंकि हमें पता है इसके अंदर क्या करना है। जो ये जो इक्वेशंस गिवन है इनको हम सबसे पहले मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। मैट्रिक्स क्या, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 1k -1, 3 -k -1
1 -3 1। अब हमें नो सॉल्यूशन लेना है। नो सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कब आता है? जब इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के बराबर होता है। सॉल्व करते हैं। 1, यहाँ पर सिंपल हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, थोड़ा फास्ट निकाल लेंगे। ये हो जाएगा -k, ये आएगा 3 + 1 -1 -9 + k = 0। -k -3 -4k, ये हो जाएगा +9 और -k = 0। या फिर 4 5 1 6 -6k + 6 = 0। तो इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा k = 1। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा और ये भी हमारे पास ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। तो इसका भी जो आंसर आएगा वो आएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास लिखा हुआ है, ये यहाँ पर है। इसका जो डिटर्मिनेंट है वो इस डिटर्मिनेंट के बराबर है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं। x + 1 × x + 2 x - 3 और x - 1 इक्वल टू में आ जाएगा कितना, 12 + 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, सॉल्व करते हैं। x² + 3x + 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x² - 4x + 3 = 13। x² + 3x + 2, माइनस का साइन बाहर है ब्रैकेट के, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ये आ जाएगा 4x - 3 = 13। x² से x² कैंसिल हो गया है। ये आ जाएगा हमारे पास 7x - 1 = 13, या फिर 7x = 13 + 1, ये आ जाएगा 14/7। मतलब कितना आंसर आ जाएगा, 2। ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन आया है बी। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, देखते हैं इसमें क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हमारे पास गिवन है 3। डिटर्मिनेंट ऑफ ए गिवन है 5, डिटर्मिनेंट ऑफ बी गिवन है 3। हमें फाइंड आउट करनी है 3ab की वैल्यू। तो देखते हैं, ये हमें निकालना है 3ab का डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो यहाँ पर ये ab है, इसका ऑर्डर हमारे पास 3 है। तो इसलिए जब हम इस के 3 को बाहर लेकर आएंगे, 3 को जब बाहर लेकर आएंगे किस में से, ab से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3⁻3। तो अगर ये आपको समझ नहीं आया तो इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि जो ka का डिटर्मिनेंट होता है ये बराबर होता है k⁻n × डिटर्मिनेंट ऑफ a, जहाँ पर n क्या होता है, ऑर्डर होता है। ये आ जाएगा जैसे 3⁻3, ये हो जाएगा हमारे पास 27, और डिटर्मिनेंट ऑफ a हमारे पास आ जाएगा 5 × में 3। इन तीनों की मल्टीप्लाई हमें करनी है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 405। अब ये देखते हैं हमारे पास ये जो ऑप्शन है ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब जैसा यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास लिखा है f(x) and g(x) be two continuous function at x = b। f(x) और g(x) ये दोनों की दोनों हमारे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। किस पर है, x = b पर। ये दोनों क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अगर दोनों कॉन्टिन्यूस है तो हम ये कह सकते हैं कि f + g भी कॉन्टिन्यूस होगा और f - g भी कॉन्टिन्यूस होगा। अगर दोनों कॉन्टिन्यूस है तो उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास लिखा हुआ है डिफ्रेंशिएट करना है e⁻x को विद रिस्पेक्ट टू √x। तो हम क्या करेंगे, इसको y माना, इसको माना z। पहले हम y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, dy/dx, ये आ जाएगा e⁻x, और z का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2√x। निकालना क्या था, y का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू
z निकालना था, तो ऊपर तो आएगा हमारे पास e की पावर x और अपॉन में आ जाएगा 1/2√x। ये जो सबसे नीचे वैल्यू है सबसे ऊपर आएगी, तो ये हो जाएगा 2√x इंटू ई की पावर x। तो ये जो है ये हमें ऑप्शन नंबर किस में मिला है, डी में। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारे पास है कि इफ द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस, तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसमें लिखा हुआ है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द रेडियस, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस, रेडियस इंक्रीज हो रही है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये सेकेंड क्या दिखाता है, टाइम के रिस्पेक्ट में हो रही है। देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, हमें एरिया दिखाना है, इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है, जबकि रेडियस कितनी गिवन है, 20 गिवन है। तो जो यहाँ पर एरिया है ये है एरिया ऑफ सर्कल, जो कि किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर के। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे आर के रिस्पेक्ट, टी के रिस्पेक्ट में करना है हमें इसका, तो यह आ जाएगा 2 पाई आर, और आर का करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी। 2 पाई की वैल्यू इसमें पाई आ ही रही है, आर की जगह हमने लिखा 20 और डी आर अपॉन डी टी की जगह लिखा हमने 5। सॉल्व करते हैं तो यह आ जाएगा 200 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या है, सी। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 10th। यह रहा है 5dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x और y की पावर 4। इसे सॉल्व करेंगे, कैसे होगा ये, dy अपॉन यह आ जाएगा y की पावर 4 अपॉन में आ जाएगा, और जो ये dx है dx चला जाएगा ex के पास। ये हमने क्या किया, हमने इसको किया है वेरिएबल सेपरेशन से। किस चैप्टर का है, डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर का है, तो और इसमें लगाया वेरिएबल सेपरेशन मेथड, वेरिएबल्स को अलग अलग कर लिया है और दोनों साइड इंटीग्रेशन। अब जैसा हमें पता है कि e की पावर x का इंटीग्रेशन तो e की पावर x ही होता है, y की पावर 4 नीचे है, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम सबसे पहले इसे ले जाएंगे ऊपर, ये हो जाएगा y की पावर -4 और dy 5। अब इंटीग्रेशन किस तरह से होता है, इसकी पावर में 1 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा -3 अपॉन -3 इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस सी। y की पावर 3 इसको हम अपॉन में ले आएंगे, ये देखते हैं ऑप्शन कौन सा हमारा इसकी जैसा है, डी ऑप्शन मिल जाएगा। ये हो जाएगा, जैसे ही नीचे आएगा ये हो जाएगा प्लस का ई की पावर x प्लस सी, ये ऑप्शन नंबर हमारे पास मिल जाएगा कौन सा वाला, डी। क्वेश्चन नंबर 11th है, 11th हमारे पास है इंटीग्रेशन का, तो इससे भी हम थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। इसे करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए sin 2x का क्या फॉर्मूला होता है। हमने 11th में पढ़ा है sin 2x होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, ये जो अपॉन में 2 है ये अपॉन में ही रहेगा, और जो 1 अपॉन कॉस है इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स और डी एक्स। अब बस हमें क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th बहुत आसान है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ई की पावर 2 माइनस 3x dx 0 to 1। ई की पावर x का इंटीग्रेशन होता है ई की पावर x, तो यह आ जाएगा ई की पावर -2 माइनस 3x, और x का जो कोफिशिएंट होता है इससे हम करते हैं डिवाइड। लिमिट है 0 से 1। -3 को तो हम एक तरफ करते हैं, ये निकाल दिया बाहर। पहले हम इसमें x की जगह 1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो यह आ जाएगा 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 होता है -1, माइनस लगाएंगे। अब लोअर लिमिट पुट करेंगे, जब इसमें हम लोअर लिमिट पुट करते हैं तो ये आता है e की पावर 2। तो अब हमें ये देखना है, माइनस अंदर जाएगा तो पहले e की पावर 2 आएगा, फिर e की पावर -1 आएगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर किस में है, बी के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, जैसा कि इसमें दिख रहा है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पैरेलल टू द वेक्टर। पैरेलल वेक्टर किसके संग आता है, लैम्डा के संग आता है। तो ये देखेंगे कहाँ पर है, 3i + 4j। तो ये देखो यहाँ पर है, ये तो पहला ही ऑप्शन मिल गया,
और जो ये पासिंग पॉइंट है वो यहाँ लिख रहा है, क्या लिख रहा है, 5i माइनस 2j प्लस 4k। ये तो बिल्कुल आसान सा हो गया क्वेश्चन, इसमें तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में लिख रहा है ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, लैम्डा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये तो आसान है, ये हो जाएगा a1 a2 मतलब 5 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 6 और प्लस लैम्डा इंटू माइनस 2। इसको हम किसके बराबर रख दें, 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे, 10 माइनस 18 माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये -8 इज इक्वल टू हो गया 2 लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -4, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है ABCD इज ए रोम्बस। तो सबसे पहले हमने एक रोम्बस बनाया, ABCD इज। अब इसके अंदर ये जब हमने रोम्बस बना लिया है तो ये लिख रहा है कि जो डायगोनल्स है इंटरसेक्ट एट ई। इसके जो डायगोनल्स है वो हमारे पास ई पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमें क्या निकालना है, EA प्लस EB प्लस EC प्लस ED, ये किसके इक्वल होगा। अब जैसे हमें पता है कि जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब है AE या EA। EA बराबर होगा CE के, डायरेक्शन सेम रहेगी। जैसे हमने EA पढ़ा ना इस साइड, तो इधर भी हम क्या पढ़ेंगे, CE पढ़ेंगे, दोनों की डायरेक्शन सेम रहेगी। EA किसके इक्वल होगा, CE के। तो हम EA की जगह क्या लिख सकते हैं, CE लिख सकते हैं। इसी तरह से EB की जगह क्या लिख सकते हैं, DE, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, ये दोनों बराबर हैं और ये वाला बराबर होगा। यहाँ आ रहा है EC प्लस ED। अब जैसे यहाँ पे लिख रहा है CE है और यहाँ है EC, उल्टा है। तो अगर मैं इसको EC लिखूं, अगर हम इसको EC लिखते हैं तो आगे आएगा माइनस। इसी तरह से इसको ED लिखेंगे तो ये भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो गए, सारे कैंसिल हो गए और आंसर क्या आ जाएगा इसका, 0। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास एक तो Z गिवन है और ये लिखा हुआ है कि P एंड Q मैक्सिमम है 3, 4 और 0, 5 पर। इन दोनों ही पॉइंट पर अगर मैक्सिमम वैल्यू है तो इसका मतलब Z की वैल्यू इन दोनों पॉइंट पर सेम होगी। तो पहले हम इसके अंदर क्या रखते हैं, पहले तो रखते हैं 3, ये हो जाएगा 3P और 4 रखेंगे तो ये आएगा 4Q इज इक्वल टू 0 पुट करने पर ये आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, यहाँ आ जाएगा 5Q। तो ये हो जाएगा 3P इजकल टू 5Q माइनस 4Q, मतलब आ गया 3P इजकल टू Q। ये हमारे पास ऑप्शन है 3P इजकल टू Q, ये हमें दिख जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। देखो अब हमारे पास क्वेश्चन आता है ये वाला। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, अब यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है, सबसे पहले तो ये दे रखा y 3 है, 3 है ना y की वैल्यू, और हमें पता है यहाँ पर जो शेडिंग है वो इस तरह से हुई कि जो y की वैल्यू वो 3 से कम होगी। तो देखो यहाँ पे y की वैल्यू 3 से बड़ी है, तो ये वाला तो ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन तो खत्म ही हो गया। तो बी हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब बात आती है इन तीनों ऑप्शन की। तो हमने देखा x की वैल्यू यहाँ 6 है, तो x छोटा है 6 से, और यहाँ पर क्या दे रखा है, x ग्रेटर देन दे रखा है 6 से, तो ये भी खत्म। ये दोनों कंडीशन सही है। अब इन दोनों में भी यहाँ पर किसकी वैल्यू है, ये दोनों 5x प्लस 4y, ये वाली इक्वेशन होगी ये वाली इस लाइन की। अब क्योंकि इसका जो शेडिंग है ओरिजिन की तरफ नहीं है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो अगर हम यहाँ पे 0, 0 पुट करें तो क्या आता है, 0 इज ग्रेटर देन 20, तो इसका मतलब 0 बड़ा है 20 से। फॉल्स है, फॉल्स कंडीशन है तो ओरिजिन से अवे होगी, तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि अगर इसमें हम 0, 0 पुट करते हैं तो ये आता है 0 छोटा है 20 से, अगर 0 लेस देन 20 है तो जो शेडिंग होगी वो 0 की तरफ होनी चाहिए थी, जो कि क्या हो जाएगी, हमारी गलत हो जाएगी।
इस क्वेश्चन में हमारे पास 18th में पी ए गिवन है, पी बी गिवन है और पी बाय बी बाय ए गिवन है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है, जो कि कितना गिवन है 0.4। यहाँ पर हम पी ए की वैल्यू रख देते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.4 और जो पी ए ना, पी ए की वैल्यू 0.8 डिवाइड में आएगी, इधर से मल्टीप्लाई में चली जाएगी, तो यह आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 8 4 32 और यह आ जाएगा पॉइंट, तो 0.32। तो हमें यही वैल्यू निकालनी थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जो कि आंसर आ रहा है 0.32। अब जैसा कि आपने देखे हमने 18 क्वेश्चन करे हैं, सैंपल पेपर फर्स्ट के करे हैं और जो बाकी के क्वेश्चन है वो इसके डिस्क्रिप्शन में धीरे धीरे मिल जाएंगे। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताइएगा। आपको इस वीडियो में और क्या क्या चाहिए, किस तरह से चाहिए, वो भी कमेंट में लिख दीजिए।